हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ईस्ट विद गौरव गुरु। और आज हम करने वाले हैं अपना पार्ट 2, जिसके अंदर हम आज सारे आर्टिकल ख़त्म कर देंगे। 1 से लेकर 100 तक हमने पहले पार्ट में करा दिए हैं। आज इसका ये दूसरा पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर आप सारे आर्टिकल बिल्कुल कंटेस्ट कर लेंगे। और इन दोनों वीडियो को देखने के बाद कोई आर्टिकल की आज से आपको टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 100 तक हमारा हो गया था 108 से, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो 180 है। ठीक है, तो 108 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है कुछ दशाओं में बुलाई जाती है। तो उसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, आपको पता ही होगा, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुच्छेद 109। इसके तहत धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दे रखी है 109 में। अब है 110 में, देखिए इसमें विशेष प्रक्रिया है, और 110 में धन विधेयक पर परिभाषा दे रखी है। नेक्स्ट है आपका 111। 111 में विधेयकों पर अनुमति जो है उसके प्रावधान दे रखा है 111 में आर्टिकल। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया हुआ होता है। नेक्स्ट है आपका 118। 118 में प्रक्रिया के नियम दे रखे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 120 पर, जो इम्पोर्टेंट है। 120 में आपका अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 123 वो देखा, संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति के अध्यादेश 1 2 का वो क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश दे गए। नेक्स्ट है 124। अब 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान दे रखा है आर्टिकल 124 के अंदर। 125 में है न्यायाधीशों का वेतन के बारे में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं 126वां क्वेश्चन। 126 यानी कि आर्टिकल कार्य मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में दे रखा है आर्टिकल 126 के अंतर्गत। और 127 में जाएंगे तो तथार्थ जो न्यायमूर्ति हैं उनकी नियुक्ति के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट है आपकी 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में ये जिक्र करता है 128। अब अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय है, यानी कि जो इसके फैसले होते हैं, जो अंतिम परिणाम होते हैं, वो सब जगह लागू होते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 130, उच्चतम न्यायालय का स्थान के बारे में इसमें वर्णन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 131। तो अनुच्छेद 31 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 137 में क्या है, निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन जो है ये आपका दे रखा है। नेक्स्ट है आपका 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट है 143 परामर्श। नेक्स्ट है 144। इसमें है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता के बारे में इसमें दे रखा है। आगे बढ़ते हैं 148 जो है, दोनों इंपॉर्टेंट है 148 और 149। 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में दे रखा है इसके अंदर अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट है 150 आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन के प्रारूप को इसमें बताया है। नेक्स्ट है आपका 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में दे रखा है। तो राज्यों के राज्यपाल के बारे में कहाँ बताया गया है, 153। फिर राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी उसके बारे में सारा वर्णन किया गया है, राज्यपाल में नियुक्त होगी। और 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है 153, 154, 145। आगे है आपका, ये थोड़ा रिपीट हो गया है, आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए, कोई बात नहीं है। पेज अनुच्छेद 137 में क्या था, निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन था। 143 में जो है राष्ट्रपति की जो है परामर्श करने की शक्ति के बारे में बता रखा है उच्चतम न्यायालय से। 144 के अंदर सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारी जो हैं उच्चतम न्यायालय की सहायता किस प्रकार करेंगे उसके बारे में दे रखा है। 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में दे रखा है। 149 में उनके कार्य के बारे में बताया गया है। आगे 150 में संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप है। 153 में यहाँ पर राज्यपाल के बारे में आ जाते हैं हम। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बता रखा है। और 155 में हम राज्यपाल की नियुक्ति को देखते हैं। तो यहाँ तक आपने रिपीट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं 156 में क्या है, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रहेगा
उसके बारे में दे रखा है। अब 157 पे आते हैं, राज्यपाल नियुक्त होने की अहर्ताएँ क्या क्या हैं वो बता रखा है। 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में वर्णन किया गया है। और 159 में आपका राज्यपाल के द्वारा शपथ लेने की जो है वो बात आती है। नेक्स्ट है 163, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो 163 में ये आपको बता रखा है राज्य को मंत्रिपरिषद के बारे में। 164 है मंत्रियों के बारे में दूसरे जो उपबंध हैं वो दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं 165 पर। 165 बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य का महाधिवक्ता जो राज्य में सबसे बड़ा कानून का अधिकारी होता है उसके बारे में ये बताता है आर्टिकल 165। अब 166 में है राज्य सरकार का संचालन के बारे में दे रखा है, संचालन के बारे में। 167 है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या क्या हैं, ये 167 में आपको बताया गया है। और 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन किस प्रकार किया जाए इसके बारे में वर्णन दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम 170 पर। तो 170 में क्या है, 170 कहता है विधानसभाओं की संरचना के बारे में इसमें बताया गया है। 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में, 170 में विधानसभा और 171 में विधान परिषद की संरचना। 172 में राज्य के विधानमंडल की अवधि के बारे में दे रखा है, ये अवधि भाषा नहीं है, ये अवधि माने ड्यूरेशन, ठीक है, वो बता रखा है इसमें, तो ये थोड़ा सही कर लें। अब है 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, इसके बारे में ये बताता है। नेक्स्ट आपका 177 संसदों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार क्या क्या हैं उसके बारे में यह वर्णन सारा है। आगे है 178। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दे रखा है। 179 की बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, ये इसके बारे में बता रखा है। और 180 में राज्य में जो अध्यक्ष होगा विधानसभा का उसके पद और कार्य और शक्ति जो हैं उनके बारे में बता रखा है। नेक्स्ट है 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन ना होना, इसके बारे में पूरा बता रखा है। नेक्स्ट है 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में, यहाँ से विधानसभा के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 182 से। और 183 में सभापति और उपसभापति पद का रिक्त होना या उनको पद से हटाया जाना, ये सब आपका 183 में है। आगे बढ़ते हैं 184। 184 में सभापति के पदों के कर्तव्यों का पालन व शक्ति बता रखा है। नेक्स्ट है आपका 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना, ये बता रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 186। अब है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के जो वेतन है वो इसमें 186 में बताया आपको सारा। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बता रखा है। आगे 188 संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में इसमें बताया है। आगे है 189 में सदनों में मतदान रिक्तियाँ होने पर भी साधनों का कार्य करने की शक्ति करते हुए संसद है अब, ठीक है, संसद का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में इसमें बताया है। नेक्स्ट है आपका 199 धन विदेश की परिभाषा इसमें दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 आर्टिकल, यह विधायकों पर अनुमति के बारे में ही बताता है। नेक्स्ट आपका 202 वार्षिक वित्तीय विवरण को इसमें बताया गया है। और 213 में जो है ये विधानमंडल है, क्या है ये पूरा यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है विधानमंडल, अभी सही कर लेते हैं इसको। तो विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के लिए राज्यपाल की जो शक्ति होती है उसके बारे में इसमें दे रखा है 213 में। 214 में जो है आपका राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, वो 214 में बताते हैं राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के बारे में, यानी हाई कोर्ट के बारे में। और 215 जो है वो कहता है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यानी उच्च न्यायालय में भी एक अभिन्यायक जो है न्यायालय होते हैं 215। 216 में उच्च न्यायालय का गठन के बारे में दे रखा है 216 के अंदर। 217 में जो है उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित जो है नियुक्ति संबंधी पद्धति होती है उसकी शर्तें बता रखी हैं। अनुच्छेद 221 में है न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बता रखा है। अनुच्छेद 222 कहता है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का जो अंतरण होता है स्थानांतरण, उसके बारे में बताता है 222। 223 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति इसमें
बता रखी है और 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बता रखा है। और 226 में क्या बताया था, कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। देखिए दो तरह की रिट जारी होती है, एक तो उच्च न्यायालय जारी करता है, एक उच्चतम न्यायालय जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत करता है और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत करता है। आगे है 231। 231 है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय हो सकता है, तो उसके बारे में बताता है। ठीक है, जैसे गुवाहाटी जो है आपको पता ही होगा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो है इसमें सब मिक्स है। ऐसी तरह से दादरा नगर हवेली जो है उसका, दमन और दीप का जो है मुंबई पड़ता है, और ठीक है लक्षित और जो अंडमान निकोबार है उसका कलकत्ता है। तो इस तरह से ये 231 के तहत ही स्थापना की जाती है, दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय। अनुच्छेद 233 जिला न्यायालयों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान। 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया है। नेक्स्ट है 243, ये कहता है पंचायत, नगर पालिका एवं सहकारी समितियों के बारे में इसमें वर्णन आता है। आगे आता है 244 आर्टिकल, इसमें है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में इसमें बताया 244 में। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो हैं वो बताया है। नेक्स्ट है आपका 252 में दो या दो से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की जो शक्ति है उसको बताया 252 के अंदर। तो इस तरह से जो आप इम्पोर्टेंट हैं वो आप देख लें, इम्पोर्टेंट जो बताता चला जाऊँगा मैं, बाकी अब नज़र सब पे मान लें, याद अपने इम्पोर्टेंट करना है। 256 में क्या है, राज्यों की और संघ की बाध्यता के बारे में बताया है। 257 में है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण रहता है, उसको बताएगा। जैसे राष्ट्रपति शासन में सारी शक्ति संघ के पास आ जाती है। फिर 262 में क्या है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय जो है वो 262 के तहत दे रखा है। आगे 263, अब है अंतर्राज्यीय विकास परिषद का जो गठन किया जाता है वो 263 के तहत किया जाता है। और 266 में क्या है, संचित निधि, इधर से मात्रा चढ़ाएं, संचित निधि के बारे में देखा 266 में। और 267 में जो है आकस्मिकता निधि के बारे में दे रखा है। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल दोनों, 266 और 263। आगे है आपका 269, संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में, यानी संघ द्वारा जो है लगाए जाते हैं कर, उगाया जाता है और राज्यों को बांटा जाता है, 269 में है। और 270 के अंदर संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर संघ और राज्यों के बीच जो है वितरित किया कैसे किया जाएगा, 270 में है। और 270 में मोस्ट आर्टिकल वित्त आयोग के बारे में दे रखा है। और 281 में जो है वित्त आयोग की सिफारिशें हैं कि क्या क्या वो सिफारिश देता है वित्त आयोग, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में काम करता है, तो उसके बारे में इसमें बताया 281 में। और 292 में भारत सरकार का उधार लेना, तो भारत सरकार जो उधार लेती है वो 292 आर्टिकल में है। और 293 में है राज्यों का उधार लेना, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं दोनों। उधार लेना जो है भारत सरकार उधार लेगी 292 के तहत, और अनुच्छेद 293 के तहत राज्य सरकार उधार लेगी। आगे बढ़ते हैं 300 पे आते हैं, आर्टिकल 300 का संपत्ति का अधिकार, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 301, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दे रखी है 301 में। 309 क्या कहता है आर्टिकल, राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें जो हैं इसमें दे रखी हैं 309 में। 310 में क्या है, संघ राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति के बारे में इसमें बताया गया है। आगे 313 में संक्रमणकालीन उपबंध जो हैं वो दे रखे हैं, जैसे कोरोना काल में जो संक्रमण होता है तब जो प्रावधान लगते हैं वो दे रखे हैं। 315 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बारे में कब दे रखा है, कहाँ दे रखा है, 315 में। 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि यानी जो यूपीएससी के जो कार्यकाल होगा और किस तरह चुने जाएंगे इसके बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 317 में है लोक सेवा आयोग को किसी सदस्य को हटाया जाना या उसका निलंबन कर देना, ये 317 के तहत दे रखा है। 320 आते हैं आर्टिकल, 320 कहता है लोक सेवा आयोग के कृत्य के बारे में बता रखा है। 323 का कहता है प्रशासनिक अधिकरण के बारे में इसमें बताया गया है। 323 का जो खा है उसके अंदर अन्य विषयों के लिए अधिकरण दे रखे हैं। 324 इंपोर्टेंट है, बाकी तो याद मत रखिए, 324 याद रखें इनमें से। अब आगे इसमें निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी निर्वाचन आयोग के बारे में दे रखा है, 324 में दे रखा है, सिंपल सा याद रखें। आ गया 330, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ये। 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों को आरक्षण दे रखा है, तो ध्यान रखिए 330, 331, 332 और 333, 334 जरूर याद कर लें।
तो 330 में जो है स्टार्ट होगा वो आप याद रखें। देखिए याद कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप 330 देखें। 330 के अंदर लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST का दे रखा है, ठीक है। तो इसमें से एक छोड़ दें, 332 पाएँ, और 332 में राज्य के विधानसभा में SC और ST का दे रखा है। यानी 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति और अनुच्छेद 332 में राज्यों में। इसी तरह से आप 331 पाइए। 331 में लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय के बारे में दे रखा है, ठीक है। 331 में लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय, और इसी तरह से 333 में जाओगे तो आपको राज्यों की विधानसभाओं में आंगल भारतीय समुदाय के बाद रखा है, जो कि अब खत्म हो चुका है। अब 343 पे आए, इंपोर्टेंट है। 343 में संघ की परिभाषा को बताया गया है। 344 में राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में बताया गया। संघ की भाषा क्या होगी? संघ की भाषा आपको बताइए, हिंदी के बारे में जो दे रखा है 343 में, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। 350 का में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जाएंगी, इसके बारे में बताया गया है। 351 में है हिंदी के भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि संघ जो है वो हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। अब 352 से लेकर 360 तक पढ़ते हैं। 352 में है आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव बताया गया है। 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन को बताया गया है। और 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है, वित्तीय आपात जो कि अभी देश में एक भी बार नहीं लगा है। 368 में है संविधान में संशोधन करने की शक्ति, जो कि जर्मनी के संविधान से ली गई है, उसको बताया गया। 370 में भारत के निरंतर महालेखा परीक्षण के बारे में उपबंध किए गए हैं। और भाई लास्ट है 378, जिसमें लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से ये हमारे 378 तक सारे आपने देख लिए होंगे आज के आर्टिकल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसका पहला पार्ट देखने के आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और आराम सारे लेक्चर जो हैं लेखपाल से जुड़े हुए भी हमारे काफ़ी सारे जो हमने प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, 4 से 5 प्रैक्टिस सेट हैं, और भी हम जो है लगातार करा रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट लेखपाल संबंधी। तो जो है उनको भी आप देखें, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।